हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है उबैद एंड यू गाइस आर वाचिंग माय चैनल एमको। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन की टेंशन के बारे में। वैसे तो इनकी टेंशन काफ़ी अरसे से चल रही है, लेकिन आजकल इसमें काफ़ी ज़्यादा शिद्दत आ गई है। और अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न मीडिया, रशिया कैन इन्वेड इन यूक्रेन एनी टाइम। सो काफ़ी ज़्यादा नाजुक सूरत हाल है अकॉर्डिंग टू आमिर लियाकत। और देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। और सबसे बड़ी सिचुएशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट एंड फोरमोस्ट रीज़न है, वो है यूक्रेन की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो यूक्रेन अपना बॉर्डर शेयर करता है रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ। और इसके साथ साथ यूक्रेन में अभी जो गवर्नमेंट है वो प्रो वेस्टर्न है। और सबसे तीसरी अहम चीज़ जो अभी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि यूक्रेन इज़ इन अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग नेटो मेंबरशिप। तो अगर वो नेटो की मेंबरशिप ले लेता है तो वो तो बिल्कुल ही जाकर वेस्टर्न कैंप में जाके बैठ जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो रशिया जो है अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा समझता है। और वो चाहता है कि अपने अराउंडिंग में एक शील्ड और एक बफर जोन हो। और वेस्टर्न जो रीच है और वेस्टर्न जो इन्फ्लुएंस है वो उससे दूर रहे। तो उसकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से यूक्रेन से जो है वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को निकाला जाए और अपना इन्फ्लुएंस कायम किया जाए। क्योंकि अगर आप उसके अराउंडिंग के तमाम वो ममालिक को देखेंगे जो टूट कर अलग मुल्क बने थे, उधर अभी भी तमाम ममालिक जो हैं वो रशियन इन्फ्लुएंस हैं एक्सेप्ट यूक्रेन के। तो उसकी पूरी कोशिश है और इसके लिए वो बहुत सारी कोशिशें भी करता रहता है। और कुछ साल पहले उसने क्रीमिया में ये चीज़ की थी कि वहाँ पर उसने सेपरेटिस्ट की पूरी हेल्प की थी। अपनी आर्मी, अपनी जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो सब कुछ प्रोवाइड किया था और फाइनली दे ओवरकम डेट एरिया। अब नाउ क्रीमिया के एरिया जो है वो रशियन फेडरेशन के अंडर में। ऑल्दो उसको दुनिया जो है वो अभी भी यूक्रेन का हिस्सा मानती है, लेकिन करंटली वहाँ पर रशिया का रूल चलता है। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा डेंट उन्होंने पहुँचाया था और उस वक्त काफ़ी ज़्यादा अपोज की गई थी ये हरकत और बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया गया था रशिया पे, लेकिन उसने ये किसी की नहीं सुनी थी और फाइनली दे गॉट डेट एरिया। तो यही चीज़ फिर हम उन्होंने कुछ अरसे से डोंबस के एरिया में भी शुरू की है। डोंबस जो है वो यूक्रेन का ईस्टर्न पार्ट है और वहाँ पे रशियन एथनिसिटी के लोग काफ़ी रहते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने वही चीज़ की कि वहाँ पर उन्होंने रेबल्स क्रिएट किए, सेपरेटिस्ट क्रिएट किए वहाँ पर। अब वो यूक्रेनियन आर्मी से लड़ रहे हैं, पूरी सपोर्ट है। और अराउंड 10 to 14,000 लोगों की वहाँ डेथ हो चुकी है। तो बहुत एक्सटेंसिव लड़ाई वहाँ पर चल रही है। लेकिन ये सब चीज़ करने का मकसद वही है रशिया का, किसी तरीके से प्रेशर क्रिएट किया जाए यूक्रेन पे कि अगर वो रशियन इन्फ्लुएंस में नहीं आता तो दे विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो जैसे ही ये नेटो की मेंबरशिप की जो प्रोग्रेस है वो आगे बढ़ी, तो रशिया ने जो है वो एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट की। और कि उन्होंने एक तरीके से प्रेशर देना था यूक्रेन के ऊपर कि भाई आप बात समझ जाओ, हम आपके घर के बाहर आके बैठ गए हैं, अगर आप बात नहीं समझते तो वी विल कम इनसाइड एंड गेट यू। तो मुझे लगता है कि राइट नाउ रशिया की इंटेंशन यही है कि किसी तरीके से मैक्सिमम प्रेशर यूक्रेन के ऊपर डाला जाए कि वो अपनी नेटो की बिड को वापस करे और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से बाहर आए। दूसरी तरफ जो आजकल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट कर दी गई है कि रशिया जो है वो इन्वेड करेगा और वो कीव तक आएगा और कीव में आके बैठ जाएगा और यूक्रेन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहे हैं इस चीज़ की, क्योंकि मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये अभी फिजिबल नहीं है रशिया के लिए। पहला पॉइंट तो यही है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ खुद कह रहे हैं कि हम अगर वॉर लाइक सिचुएशन हुई या वॉर हुई तो हम आपके पीछे खड़े हैं, हम अपनी सोल्जर्स भी प्रोवाइड करेंगे, हम एयर पावर भी प्रोवाइड करेंगे, हम वॉरशिप भी प्रोवाइड करेंगे। तो जब आप सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो यूक्रेन को और आप रशिया के साथ फाइट करोगे तो रशिया अब इतना पावरफुल भी नहीं है कि वो दुनिया के 30 ममालिक के साथ लड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यूक्रेन की खुद की एक प्रोफेशनल आर्मी है। माना कि वो रशिया की फ़ौज के सामने छोटी है, लेकिन वो काफ़ी अरसे और काफ़ी महीने तक लड़ सकती है रशिया की फ़ौज से। और वॉर में टाइम ही सबसे बड़ा गेम होता है। अगर टाइम ज़्यादा लगता रहेगा तो नेगोशिएशन हो जाती हैं, ये सारे टेबल टॉक हो जाते हैं और फिर सेटलमेंट हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इट्स लाइक नॉट अ पीस ऑफ केक कि वो अंदर घुसे और कुछ में एक आध महीने में जाके कीव में बैठ गए।
तो ये एक मुझे लगता है जिसकी वजह से रशिया की स्ट्रेटजी नहीं है लॉन्ग टर्म के वो कीव में एकदम से चला जाए। तीसरी इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे ये लगता है कि यूक्रेन की जो आबादी है वो इट्स नॉट अ स्मॉल कंट्री, और वहाँ 70 to 80% जो है वो प्रो यूक्रेनियन लोग ही रहते हैं। और अभी एक सर्वे हुआ था, उसके मुताबिक 1/3 जो यूक्रेनियन बंदा था वो ये कह रहा था कि दे विल फाइट विद देयर आर्मी। तो जब आप किसी मुल्क में इन्वेट करते हो, फ़ौज के पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आपकी पब्लिक ही होती है, और अगर ऐसा हुआ तो सिविल वॉर होगी, और सिविल वॉर होगी तो यूक्रेन भी कोई छोटा मुल्क नहीं है, और रशिया इतना बड़ा मुल्क है, अपनी पूरे मुल्क को गार्ड करने के लिए उनको फ़ौज चाहिए, प्लस यूक्रेन के अंदर आकर उनको पीस कायम करना, सिविल वॉर में फिर डिफरेंट ग्रुप्स के साथ फाइट करना, तो उनको तो बहुत बड़ी फ़ौज चाहिए होगी। अभी जो फ़ौज है उसकी भी 3 गुना फ़ौज चाहिए होगी, या डबल तो चाहिए चाहिए। तो ये मुझे नहीं लगता है, और इतनी बड़ी फ़ौज वो 2 से 3 दिन में बिल्डअप थोड़ी कर लेंगे, तो ये भी रियलिस्टिक चीज़ नहीं लगती, और ये भी रशिया सोच रहा है। तो और फिर चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल सेक्शन जो है अभी राइट नाउ कोविड-19 की वजह से, और ऑयल प्राइसेस और इन्फ्लेशन और बहुत सारी रीजंस की वजह से दुनिया की इकोनॉमी वैसी डाउन चल रही है, और स्पेशली रशिया की। तो अगर वो ये चीज़ करता है तो ऑब्वियसली तमाम ममालिक से उस पर सेंक्शन लगेंगे, और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हिट होगी। तो ये 4 पॉइंट की वजह से मुझे लगता है कि ये जो बड़ा हाइप क्रिएट करती कि ऑल आउट वॉर हो जाएगी, यूक्रेन के अंदर घुस के बस यूक्रेन को ख़त्म कर देगा, तो ये बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि वो अब डोंबस के एरिया में वही जो चीज़ उन्होंने क्रीमिया में की थी वही डोंबस के एरिया में करेगा, और वहाँ पर एक छोटा सा सेपरेट सा एरिया बना के इंडिपेंडेंस या अपने इन्फ्लुएंस में लेकर आ जाएगा, और वो फिर एक तरीके से बताएगा यूक्रेन को कि अगर तुम अभी भी बाहर नहीं आए तो हम छोटे छोटे तुम्हारे इसी तरह टुकड़े करते रहेंगे, और वेस्टर्न ममालिक जो है वो सिर्फ तुम्हारे पुष्प के पीछे खड़े होकर तालियां बजाएंगे या तुम्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकली आके तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। तो अभी भी टाइम है, हमारे इन्फ्लुएंस में आ जाओ। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजी है कि वो स्लोली एंड ग्रेजुअली यूक्रेन के ऊपर अटैक करेगा, उनका थोड़ी थोड़ी टेरिटरी को कब्जा करता रहेगा और प्रेशर कायम करता रहेगा अनटिल एंड अनलेस यूक्रेन जो है उसके कैंप के अंदर ना चला जाए। तो ये मुझे लगता है। और तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि वैसे तो अभी ऑल आउट वॉर जा नहीं रही, ना ही कोई वर्ल्ड वॉर का सीन है, लेकिन अगर फिर भी कुछ एस्केलेशन वगैरह हुई और दुनिया इन्वॉल्व हुई तो एज अ पाकिस्तानी अमेरिकन मैं तो यही बात करूँगा कि पाकिस्तान को जो है वो न्यूट्रल रहना चाहिए। और अगर इम्मी भाई से पूछा जाए तो इम्मी भाई ने, जैसे पाकिस्तान ने यमन और सऊदी अरब की जंग में एक कॉर्नर पकड़ लिया था और न्यूट्रल रहा था, इसमें भी पतली गली पकड़ लेनी चाहिए और किसी के हक़ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के मामला रशिया से भी चल रहे हैं, और इसके साथ साथ अमेरिका में तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और प्लस डॉलर तो वहीं से ही आते हैं। और फिर इसके साथ साथ देखें, आई थिंक अभी राइट नाउ इस तरह का डिज़ास्टर कोई भी दुनिया का मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अभी वी विटनेस कोविड-19 और जिस तरह का उसने डेविस्टेटिंग अफेक्ट था, उसके बाद अब ये चीज़ तो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर ऐसी कोई चीज़ हुई तो आई थिंक डैट विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन, और बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। तो आई विश के सेंस प्रिवेल इन दी एंड, और रशिया राइट नाउ तो रशिया ही एग्रेसिव हुआ है, तो उसको चाहिए कि थोड़ा सा अकल से काम ले और इस चीज़ को डिफ्यूज़ करें। तो ये था मेरा एक छोटा सा तज्जिया इस सिचुएशन के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ दोबारा किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करेंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।